जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का मैथ चल रहा है। क्लास 11th में अभी हम लोग एक्सरसाइज 9 पढ़ रहे हैं, 9.3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 का ये भाग है और इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग 9.1 में स्लोप के बारे में अध्ययन किए, उसके बाद 9.2 में इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में अध्ययन किए और 9.3 में हम लोग जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड टू पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा। उसके बाद जो है सो हमने पढ़ा कि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वह पॉइंट किसी लाइन से कितना डिस्टेंस पर हो सकता है, ये हमने सीखा। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज 9.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज को रिकैप कर लें, जिससे कि हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप बराबर होता है m। ठीक है, और स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ थीटा क्या है, एंगल है, और वह एंगल क्या होती है, एक्स अक्ष के साथ बना हुआ एंगल लिया जाता है। यहाँ पर कोई लाइन जो एक्स अक्ष के साथ एंगल बनाती है, उसी एंगल को हम लोग थीटा लेकर के tan थीटा फाइंड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, स्लोप मिल जाती है। ये सब फार्मूला हम लोग प्रूफ करके देखे हुए हैं। उसके बाद देखिए कि अगर मान के चलिए दो लाइन्स है और उनके बीच में थीटा कोण बन रहा है, तो tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, उसका मोड। ठीक है, मोड लगाने का मतलब हो गया या प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। चलिए, ये तो हो गया स्लोप निकालने का तरीका और एंगल निकालने का तरीका। मतलब कि कोई लाइन दिया हुआ है, उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, और अगर कोई दो लाइन है उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वह क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओहो बी लेते हैं ना, जनरली हम लोग बी पढ़े हुए हैं, वैसे ए भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी यहाँ हम लोग पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में, इसीलिए इसको बी ही रहने देते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर रहे तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर क्या हो जाता है, हम लोग y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या होता है y माइनस वाई जीरो, ना, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म,
पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन लिखना था, वाई टू माइनस वाई वन बटा में एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये हो गई कौन सी, टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह कब होगा, जब आपको y इंटरसेप्ट दिया रहता है तब। और दूसरा होता है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस टी। यह कब होता है, जब आपको x इंटरसेप्ट दिया रहता है तब। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म दे देते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती है, x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लास्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइंस का टोटल फॉर्म। जितना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना पढ़े, एक दो तीन चार पाँच, दो उधर तीन चार उधर पढ़े थे, तो पाँच चार नौ, नौ तरीके से हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए सीखे हुए हैं अभी तक में। अब देखिए 9.3 जब हम लोग थ्योरी इसका पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 and line ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो इज क्या होता है d बराबर मोड ax1 प्लस by1 प्लस c इज बट्टा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्या होता है, d इज इक्वल टू मोड c1 माइनस c2 बटा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और क्या होता है, और d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 बटा में रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला कब लगेगा, जब आपको स्लोप गिवन होगा, जब स्लोप वाला फॉर्म आपको दिया हुआ रहेगा इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन। उसके बाद अगर मान के चलिए उसके बाद अगर मान के चलिए आपको जनरल फॉर्म दे दिया, तो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, तब हम लोग डी का फार्मूला इस तरह का लगाते हैं और उस डी को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले चीज के बारे में देखते हैं। तो अब क्या है कि ये तो हो गई आपका रिकेप हो गया, पिछला हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे उसमें से निचोड़ आपको हम लाके दे दिए। अब आते हैं एक्सरसाइज
9.3 में। एक्सरसाइज 9.3 में क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and y intercepts। ठीक है, मतलब नीचे जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको क्या करना है, आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है और उसका क्या लिखना है, स्लोप लिखना है और उसका y इंटरसेप्ट लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी जस्ट आपको बताए थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या है, m क्या है, स्लोप है। ठीक है, और ये c क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। ठीक है, चलिए अब पहला नंबर, या तो जनरल फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए देखिए क्या सब करना होता है। तो x प्लस 7y आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। या देखिए हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को उधर ले जाते हैं क्योंकि x वाला टर्म RHS में न है, तो इधर तो सिर्फ y वाला टर्म है, तो 7y इज इक्वल टू क्या हो गया, -x। ठीक है, या देखिए प्लस में 0 दे दीजिए। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/7 x प्लस 0/7। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -1/7 x प्लस में इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए अब यहाँ इसको कंपेयर कीजिए, इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर m है, तो यहाँ पर क्या है, -1/7 है, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/7। m इज इक्वल टू -1/7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए c क्या बताती है, y इंटरसेप्ट बताती है ना, तो हमें y इंटरसेप्ट भी ज्ञात करना है, y अंतःखंड ज्ञात करना है। तो अब देखिए c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में c था तो यहाँ प्लस में 0 है, तो c बराबर यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, y वाले टर्म को रखेंगे LHS में और बिना y वाले टर्म जितने भी है उसको लेके चले जाएंगे RHS में। तो कितना हो जाएगा हमें, 3y इज इक्वल टू -6x प्लस में 5। या देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/3x प्लस 5/3। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो या y इज इक्वल टू कितना हो गया, -2x प्लस 5/3। सो अब कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट m होता है तो m बराबर -2 और कांस्टेंट टर्म c होता है तो c बराबर कितना हो गया, 5/3। चलिए थर्ड नंबर में आ जाइए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0x प्लस 0 लिख सकते हैं। आप यहाँ गौर कीजिए, x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा और उसमें प्लस 0 कर देंगे तो फिर भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा लिखा हुआ यह सही है। तो इसीलिए जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। m और c का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी बताए थे ना, क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इसके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही अभी जस्ट आपको बताए थे, क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या है,
एक्स इंटरसेप्ट हमें क्या बताती है, ये ए क्या बताती है, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है। और बी क्या बताती है, वाई इंटरसेप्ट हमें बताती है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं हमें, इस इन इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। देखिए पहला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यह देखिए कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखिए कि हमें क्या करना है कि RHS में 1 लाना है, RHS में 1 है ना, तो यहाँ 1 लाने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमें 12 से डिवाइड करना होगा, तभी तो यहाँ 1 आ पाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ 12 से भागा दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 3/12x प्लस 2/12y इज इक्वल टू 12/12। अब देखिए 3 4 जा 12 हो जाता है, यहाँ 2 6 जा 12 हो जाता है, और यहाँ 12 1 जा 12 हो जाता है। तो हमें क्या मिल गया, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट बताए थे, x के नीचे में जो है a, वह क्या बताती है हमें, x इंटरसेप्ट बताती है, और b क्या बताती है, y इंटरसेप्ट बताती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एस एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट बराबर 4 और y इंटरसेप्ट बराबर क्या हो जाएगा, 6। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए कि हमें क्या करना होता है, RHS में 1 लाना होता है, क्योंकि हमारे फार्मूला में 1 है। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करेंगे, वही डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4/6x, 4 ये इसको अलग अलग कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन में आप ना पड़े बाद में। 4/6 एक्स हो जाएगा, माइनस 3/6 वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/6 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए आप, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 2x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, अब भी हमें यहाँ कुछ चीज कंफ्यूजन में डाल रहा है कि यहाँ क्या है, सिंगल x/a है, ऊपर में सिंगल x है, यहाँ सिंगल y है, बीच में प्लस है। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x के साथ 2 भी लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो इसको पूरी तो इस फॉर्म में लाना होगा, तब तो वह क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं। वो चेंजिंग कैसे होता है वो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x/3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए प्लस y/-2 हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब देखिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब जब आप इसको मिलाएंगे तब आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, क्या फॉर्म मिल रहा है। तो इसीलिए x इंटरसेप्ट बराबर क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा 3/2, एंड y इंटरसेप्ट बराबर क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बराबर -2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 3y+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ x का तो वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ लिख लेते हैं 0x+3y इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं न है, इसमें तो हम 0 जोड़ सकते हैं, 0x का वैल्यू 0, 3x में 0 को जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना, -2। -2 से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमें, या देखिए ये हो जाएगा 0x, या इसको इस तरह से लिखिए, इसको आप इस तरह से लिखें 0/-2x। ठीक है, या जैसे था वैसे ही लिख देते हैं, चलिए 0x बटा में कितना, -2, उसके बाद प्लस 3y बटा में -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2/-2। अब यहाँ देखिए यह दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा। उसके बाद देखिए और तो कोई कटने वाला है नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x/-2/0 क्या, प्लस y बटा इसको लिखेंगे -2/3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस फॉर्म में तो आ गया, ये जो जनरल फॉर्म जो हम लोग यहाँ देखे थे इक्वेशन का, कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें हमने क्या देखा था, इस तरह का आता है, इसीलिए x इंटरसेप्ट बराबर क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा -2/0। अब यहाँ गौर कीजिए, हमने बचपन से क्या पढ़ते आया है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भागा दिया जाता है, मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट -2/3 हो जाएगा, यही निकालना था क्या। चलिए, तो आपका टोटल ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना लिए, समझ में भी आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला देखने से पहले एक बार देख ले, होता क्या है कभी कभी वीडियो रुक जाता है, दोबारा मेहनत करना पड़ जाता है, इसलिए बीच बीच में देखना जरूरी होता है। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना। ठीक है, क्या कह रहा है, बिंदु इतना से, तो मतलब आपको एक बिंदु दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P, P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 1। ठीक है, अब देखिए बिंदु इतना की रेखा इतना से दूरी ज्ञात कीजिए, तो एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या दिया हुआ है आपको, 12 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई -2। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12x प्लस 12×6 = 72 इज इक्वल टू 5y -10, या देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 12x - 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या देखिए क्या हो गया, 12x माइनस 5y प्लस में 82 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए कि डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे, अभी जस्ट आपको हम फार्मूला बताए थे, d इज इक्वल टू क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टा में √ओवर a² प्लस b²। ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, ऊपर में मोड लगा हुआ है।
ये होता है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जो पढ़े थे, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ x1 और y1 क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मतलब क्या हो जाएगा, p बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसीलिए x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर -1 और y1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है, p का x1 y1 लिया जाता है, फार्मूला में आपको प्रूफ करके बताए थे। तो x1 y1 जो वहां लिया जाता है, तो x1 का वैल्यू -1 हो गया और y1 का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर यह फार्मूला आपका है, और चूंकि जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। जनरल फॉर्म किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म ये होता है, उसी में तो ए बी सी रहता है। तो यहाँ देखिए, इसीलिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या, बी बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इस फार्मूला में जितने चीजों की जरूरत है मुझे, वह सारा चीज हम फाइंड कर चुके हैं। x1 y1 उसके बाद ए बी सी यहाँ है, ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। नीचे में ए बी है, तो वह भी ए बी हमको फाइंड है ही, तो इसका मतलब अब हम डी निकाल सकते हैं। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए x1, ए का वैल्यू हो गया 12 गुने x1 का वैल्यू -1, ठीक है, प्लस बी वाई1, बी का वैल्यू -5 गुने y1 का वैल्यू कितना 1, उसके बाद प्लस सी, सी का वैल्यू कितना 82। अब देखिए, इसमें तो मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा देते हैं। बटे में कितना हो जाएगा, √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 प्लस में b का वैल्यू कितना -5, तो -5 का स्क्वायर। चलिए, या d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर हम 12 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 मिलेगा हमें, उसके बाद -5, उसके बाद यहाँ कितना हो गया, +82 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए √ओवर कितना, बार बार 44 से 144, अब प्लस बचे 25, ठीक है। या देखिए, d बराबर कितना हो गया, यहाँ 12 5 17, तो 82 में से 17 को हम घटा देते हैं, 82 - 17 तो कितना हो गया, 7 5 12, 6 2 8, 65 हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा, 65 बटा में कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 169 तो या d इज इक्वल टू कितना हो गया, 65। अब बटा में इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 5 65, 13 5 65, हाँ 5, या d इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट। समझ में आया कि जो पॉइंट दिया हुआ था 1 -1 1, और जो लाइन दिया हुआ था, उस पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन इज 4 यूनिट, ठीक है। वह लाइन से कितना दूरी पर है, 4 यूनिट दूरी पर है, ठीक है। इसके लिए एक सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चूंकि निगेटिव टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर दर्शाना जरूरी नहीं है निगेटिव पार्ट को। वैसे आप चाहेंगे तो दर्शा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए कि क्या कह रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन यह दिया गया है। अब यहाँ सोचिए क्या है, यह किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है। तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर यह 3 इंटरसेप्ट ले रही है, 3 इकाई दूरी पर एक्स एक्सिस को काट रही है, और वाई एक्सिस पर कितना कर रही है, 4 इकाई दूरी पर काट रही है। इसका मतलब इक्वेशन, यह जो लाइन गुजरा है यह लगभग इस तरह से गुजरा है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा लग रहा होगा, उसको आप सीधा मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट आप खोजिए जो क्या हो, कि उससे 4 इकाई दूरी पर हो, 4 इकाई दूरी पर हो। क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इतना से दूरी 4 इकाई हो। मतलब 4 इकाई दूरी होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वह क्या होना चाहिए, 4 इकाई दूरी पर होना चाहिए। कोई पॉइंट मान के चलिए कि इस तरह से है, उससे जो है सो हम यहाँ से ड्रॉ कर दें, तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। ओहो, तो अब यह देखिए 4 इकाई दूरी पर एक्स एक्सिस पे कट रहा है, तो वह कौन सी दूरी, कौन सा पॉइंट होगा, यह निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो ग्राफ हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बना दिए हैं, ये परफेक्ट ग्राफ तो अभी बनेगा नहीं। परफेक्ट ग्राफ बनेगा एक तो पेज होना चाहिए, दूसरी बात क्या, कि इसमें जो सब पॉइंट दिया आएगा वो सब पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए, और वो पॉइंट अब आएगा कैसे, कैलकुलेशन से आएगा। तो आइए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अब देखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या दिया हुआ है, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। आप याद कीजिए अभी जो हम लोग डिस्टेंस d वाला फार्मूला पढ़े थे, वो क्या होता था, वो जनरल इक्वेशन होता था, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन होता था। ठीक है, या फिर क्या होता था, स्लोप वाले टर्म में, फॉर्म में होता था इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में ले आएंगे। जनरल फॉर्म में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ थोड़ा सा जोड़ घटाव कर देना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर यह है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड c बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, एंड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस d बराबर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस d बराबर, डिस्टेंस d बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे डिस्टेंस का, वो क्या पढ़े थे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे आपको कि मोड ax1, तो a का वैल्यू कितना, 4 इंटू x1, तो हमें फाइंड ही करना है ना, x1 का वैल्यू नहीं पता है हमें। क्या कह रहा था हमारा इक्वेशन, जो कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि x एक्सिस पर ऐसा पॉइंट ज्ञात कीजिए जो कि इस लाइन से 4 इकाई दूरी पर है। तो अब यहाँ गौर करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि यह जो पॉइंट x1 है,
इस लाइन एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आएगी उस पे तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। वो एक्स का वैल्यू चाहे माइनस में आए प्लस में आए कुछ भी आए आ सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर चूंकि पॉइंट है तो इसीलिए वाई ऑर्डिनेट हमेशा यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब y1 का वैल्यू यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम लोग फार्मूला एक बार यहाँ लिख देते हैं, आपको याद रहेगा। डी बराबर क्या होता है, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टा में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला हम बार बार लिख दे रहे हैं जिससे आपके दिमाग में छप जाए और आप एग्जाम में आराम से लिख पाए। चलिए प्लस में क्या हो जाएगा, बी वाई वन का वैल्यू कितना, जीरो। चलिए उसके बाद y1 का वैल्यू जीरो कैसे हुआ समझाए ना, क्योंकि x एक्सिस पर के पॉइंट को मांग रहा है तो, और x एक्सिस पर हमेशा y ऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए यहाँ जीरो ले लिए y1 का वैल्यू। प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है। ठीक है, बटा में डी का वैल्यू बटा में रूट ओवर ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना, 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। या देखिए ये कितना हो गया, 4x1 प्लस में यह तो जीरो हो जाएगा, माइनस में 12 बटा में रूट ओवर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 चौका 16 प्लस 9 बराबर कितना, 4। या देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 4x1 प्लस सॉरी माइनस 4x1 माइनस 12 बट्टा में प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 16 9 25 का वर्गमूल 5, तो प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 4। या देखिए कितना हो जाएगा, 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक, अब यहाँ से दो आंसर आने की संभावना हमें लग रही है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ से इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 20 और 4x1 माइनस 12 इज इक्वल टू -20। ठीक है, एक बार प्लस ले लिए एक बार माइनस ले लिए। या देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू इस 12 को उधर लेके जाएंगे प्लस में आ जाएगा तो 32 और 4x1 इज इक्वल टू कितना, इस 12 को उधर ले जाएंगे प्लस में आएगा, चूंकि यह माइनस में है तो -20 में से +8 घट जाए +12 घट माइनस +12 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -8 बच जाएगा। या देखिए x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 8 जा 32 और x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 2 जा 8। तो x का वैल्यू कितना आया, x1 का वैल्यू एक आ जाएगा 8 और दूसरा आ जाएगा -2। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका 8 0। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, -2 0। ठीक है, अब देखिए यह कैसे हुआ, इसको अगर हम ग्राफ में दर्शाना चाहें तो यह कैसे होगा। आप कहेंगे कि -2 0 तो यहाँ मान के चलिए ये हो सकता है। ठीक, एक बार दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको हम बता रहे हैं कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए।
ठीक। अब देखिए सपोज कीजिए यह परपेंडिकुलर लाइन है और ये हो गया, हम इसको क्या माने थे पहले, x1 0 माने थे ना, x1 0। अब यहाँ देखिए यह जो पॉइंट आया, यहाँ से हम इधर से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 यूनिट डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ ये आएगा। अगर मान के चलिए कि अब कह रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि यह 8 पर कैसे जाएगा। इधर से अगर हम 8 पर लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके आपको हम दिखा दें ग्राफ में, तो अगर हम इसको 4 5 6 7 8, अब देखिए कि इस पॉइंट से अगर हम किसी भी पॉइंट से, इधर से किसी भी पॉइंट से इसे यहाँ पर हम लेके चलें तो यह क्या होगा, 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह तो डिस्टेंस हो ही नहीं सकता है 4 यूनिट का, और उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन और किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो वो होगा ही नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सोचिए, ये क्या होता है वाजिब में, यह खींचा जाएगा किधर से, इधर से खींचा जाएगा। यह जो है इधर से आकर के इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पर आके परपेंडिकुलर होगा और यही क्या हो जाएगा, ये 4 यूनिट का होगा और यह भी 4 यूनिट का होगा। और यह क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तत्काल के लिए हम लोग तभी माने थे क्या, x1 0, और ये हो जाएगा 8 0। समझ में आया कि यह ग्राफ कैसे बना, किस तरह से ग्राफ बना। अगर इस तरह से ग्राफ व्राफ बना देते हैं एग्जाम में तो समझिए एग्जामिनर आपका पूरा खुश हो जाएगा और मार्क तो काटने की संभावना ही नहीं है। ग्रेस अगर मन किया तो ग्रेसो दे सकता है। चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी जस्ट हम आपको बताए थे पैरेलल लाइंस का एक डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। वहाँ दो कंडीशन हम आपको बताए थे, एक कंडीशन जबकि जनरल इक्वेशन दिया हुआ हो तब, और दूसरा कंडीशन बताए थे जब स्लोप वाला इक्वेशन दिया हुआ हो तब। ठीक है, तो यहाँ चूंकि जनरल इक्वेशन दिया हुआ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जनरल फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, फार्मूला D इज इक्वल टू हमने देखा था मोड C1 माइनस C2 बट्टा में क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसको, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इतना इज इक्वल टू इतना एंड इतना इज इक्वल टू इतना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इक्वेशंस ऑफ लाइन 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या इक्वेशन दिया हुआ है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ देखिए इसीलिए हमें फार्मूला में क्या सब चाहिए, C1 C2 A और B, चार चीजें हमें चाहिए। अब यहाँ देखिए आप यहाँ गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस जो होती है उसमें A और B का वैल्यू हमेशा समान ही आपको मिलेगा। कभी कहीं भी ऐसा पैरेलल लाइंस का इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा जिसमें A और B का वैल्यू अलग हो। ठीक है, सिर्फ अलग क्या होता है, उसका C का वैल्यू अलग होता है, C1 C2, इसीलिए वो बन जाता है। तो यहाँ देखिए इसीलिए A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A बराबर 15, B बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 बराबर कितना हो गया -34, एंड C2 बराबर कितना हो गया 31 आ गया। ठीक है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर अभी जस्ट यहाँ लिख दिए हैं आपको, C2 माइनस C1, C2 का वैल्यू कितना 31, 31 माइनस 34, 31, अब देखिए माइनस न था C1 माइनस C2, अच्छा C1 माइनस C2 लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, चूंकि मोड लगा हुआ रहता है ना तो इसलिए दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। -34 -31 बटा में कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू 15, इसका स्क्वायर प्लस में
8 का स्क्वायर। ठीक है, या देखिए d बराबर कितना आ गया आपको। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 64 हो जाएगा, 65 माइनस 65 में मोड लगा दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा, रूट ओवर 15 15 225, 225 प्लस 8 8 64। या देखिए d इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, d इज इक्वल टू, अब इसको हम मोड से बाहर ले आते हैं तो 65 बटा में, अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 289 किसका होता है, शायद 17 का होता है। तो ये हो गया 65/17, डी का वैल्यू कितना आ गया, 65/17। ठीक है, यही हो गया आंसर आपका। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में P इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, L इंटू एक्स प्लस वाई, L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में R इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, b का वैल्यू भी L हो जाएगा, एंड C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, माइनस R हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड C1 माइनस C2, C1 का वैल्यू कितना P, C2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस R बटा में कितना हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, या d इज इक्वल टू कितना आ गया, P प्लस R बटा में रूट ओवर 2L स्क्वायर। ठीक है, या d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्लस R बटा में 2 रूट L, सॉरी रूट 2L, रूट 2L। ठीक है, एक बार आंसर भी देख लें, क्या है कि ठीक है एकदम परफेक्ट है। यहाँ मोड लगा हुआ है, चूंकि नीचे में भी रूट लगा हुआ है तो ऊपर में मोड लगे ले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार देख लें वीडियो चल रहा है या नहीं। हाँ चल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द इतना, क्या कर रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट इतना, मतलब कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस लाइन के पैरेलल में है और किस होके गुजरती है, -2 हो करके गुजरती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरीके से हम लोग इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसका हम स्लोप फाइंड कर लें, उसके बाद जो है सो इसका इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे पैरेलल लाइन का, कहे कि इसका स्लोप मिल जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, चलिए उसी से बना लेते हैं। इतना हो गया, या देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करने के लिए y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहाँ आप सोचेंगे कि कैसे हो गया, यह हुआ कुछ नहीं, -4y को हमने क्या किया, उस साइड लेके चला गया तो वो प्लस में बन गया, और टोटल को इधर से उधर कर दिए, LHS को RHS में, RHS को LHS में कर दिए, तो इस फॉर्म में आ गया। या देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4x प्लस 2/2।
4। अब देखिए हमें जो है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, या तो m का वैल्यू अब हमें मालूम हो गया, इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ चूंकि यह पहला लाइन है इसीलिए इसको m1 मान लेते हैं, इसीलिए m1 बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए कि अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और उसका उसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप अगर m2 हो तो क्या होता है। तो हमने क्या सीखा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होता है, m1 बराबर में m2 हो जाता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, सो स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज क्या हो जाएगा, m2 बराबर 3/4 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है पैरेलल लाइन के लिए। ठीक, ये आपको हम हिंट्स दे दिए हैं, इसको याद रख लेंगे। अब देखिए अगर हमें स्लोप मालूम हो गया और क्या कर रहा है, यह -2 3 से जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस लाइन या दिस पैरेलल लाइन passes थ्रू कहाँ से गुजरती है, -2 3 से, -2 3 से। तो क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब देखिए हमें m मालूम है और पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म हो गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में होता है y बराबर y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, यही न होता है। ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यही न होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी जस्ट आपको बताए भी थे, क्या पहले रिवीजन हम आपको करवा दिए थे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो y माइनस y0, तो y माइनस y0 का वैल्यू कितना 3, y माइनस y0 इज इक्वल टू m का वैल्यू 3/4 इंटू x माइनस x0, तो x माइनस x0 का वैल्यू कितना -2, x0 का वैल्यू -2। अब देखिए यह कितना हो गया, यह आप हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। या देखिए इसको हम 4 को इधर ले आए तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस में 6 ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 4x प्लस -12 न हो जाएगा, -4 यही 12 12 हो जाएगा। या देखिए कितना आ गया 3x माइनस, अरे दोनों तरफ x कैसे आ गया, यह 4y ना, 4y, ओहो क्या हो रहा है, कहाँ ध्यान चला गया है मेरा, 4y। ठीक है, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब चलिए इस 3x को रहने दिए, उसके बाद -4y हो जाएगा, इस टर्म को हम उधर लेके जा रहे हैं। अब देखिए कि +6 तो इधर था ही, ये आके इधर क्या हो गया, +12 इज इक्वल टू 0। या देखिए हमें कितना मिल गया 3x माइनस 4y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया। समझ में आ गया,
एक बार आंसर हम मिला लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। एकदम परफेक्ट आंसर आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेखा इतना पर क्या कर रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। ठीक है, मतलब एक रेखा का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस लाइन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो एंड हैविंग हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, और एक्स इंटरसेप्ट वह कितना काट रहा है? 3 काट रहा है, 3 काट रहा है। ठीक है, चलिए रेखा इतना पर लंब और एक्स अक्ष पर 3 एक्स अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या दिया हुआ है आपको? x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कि इस पर लंब आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आपको कह दे कि फलाना रेखा का आप इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो कि फलाने के समानांतर हो, ठीक, या फलाने पर परपेंडिकुलर हो, ऐसा अगर एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो आपको एक काम तो करना ही है। उसमें क्या करना है? आपको स्लोप फाइंड करना है। ठीक, स्लोप फाइंड मतलब जो इक्वेशन आपको दिया गया है उससे आपको स्लोप निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि पैरेलल होने के कंडीशन में क्या होता है? दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो m1 बराबर m2 होती है, उसके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 गुना m2 बराबर क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमें उस दोनों लाइन में रिलेशन पैदा करने के लिए दिया गया है। दोनों में रिलेशन यह हमसे डिफाइन कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, चाहे किसी भी फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ हो, आप उसको क्या करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आएंगे, या फिर स्लोप कौन सा आता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म में ले आएंगे, जिसमें लाना हो लेकिन स्लोप वाले फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना आसान होता है, इसीलिए हम लोग इसको इसे ले आते हैं। या देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप सोचेंगे यह कैसे हम लिख दिए? कुछ नहीं किए, हम -7y को उधर लेके चले गए, फिर टोटल को अदली बदली कर दिए, तो इस तरह से आ गया। नहीं तो क्या होता कि इसको उधर ले जाते फिर इधर लाते, 2-3 बार लिखना पड़ जाता। चलिए, या y बराबर कितना हो जाएगा? 1/7x प्लस 5/7। ठीक है, अब देखिए इसीलिए m1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 बराबर 1/7। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सो सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m2 बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ गौर कीजिए आप, अगर m1 गुना m2 बराबर -1 होता है तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? तो m2 बराबर हो जाएगा -1 बटा में m1 हो जाएगा क्या? तो उससे हमें m2 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 बटा में 1/7। या देखिए हमें m2 का वैल्यू कितना आ गया? इसको पलट देंगे तो हो जाएगा -7। अब यहाँ हमें m2 का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ गौर कीजिए, कोई जो है सो रेखा क्या करती है कि x एक्सिस को 3 इकाई दूरी पर कट करती है। यहाँ पर अगर 3 इकाई दूरी पर कट कर रही है तो इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम हो जाएगा। एक्स अंतःखंड यहाँ 3 है, इसका मतलब जहां पर वह लाइन कट रही है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 30 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होती है? y y जो है सो 0 होती है। इसीलिए हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया जहां पर एक्स एक्सिस को वह लाइन काट रही थी। ठीक है, तो अब हमें पॉइंट भी मिल गया क्या?
according to question, this this perpendicular line passes through 30, ठीक है, पासेस थ्रू 0.30 देते हैं, पासेस थ्रू 0.30। यह कैसे 30 आया, क्योंकि वहां सिर्फ वहां ये नहीं दिया हुआ था 30 से गुजर रहा है, वहां यह दिया हुआ था कि वह एक्स इंटरसेप्ट काट रहा है 3। तो हमने उसको क्या किया, एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कर लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो कोई पॉइंट है वह क्या होगी, वहां वाई वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, सॉरी, वाई ऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए आप, हमें स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो, m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एक्स जीरो कितना 3, या देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7x माइनस में माइनस माइनस प्लस 21, ठीक है, या इसी को लिखेंगे क्या, 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान के चलिए हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम करते, तब भी हम इसका इक्वेशन निकाल सकते थे। कैसे हम निकाल सकते थे, वो फार्मूला से, कौन सा फार्मूला, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। इस फार्मूला का भी, d क्या है, x इंटरसेप्ट है ना, इस फार्मूला का भी यूज करके हम बना सकते थे, लेकिन अभी क्या बनाए हम लोग, y माइनस वाई जीरो बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, इस फार्मूला का यूज करके हमने अभी बनाया है। हम इस पर भी बना सकते थे बिना पॉइंट ज्ञात किए, सिर्फ इंटरसेप्ट पे भी बना सकते थे, ठीक है। वैसे इस पे बना दिए तब भी ठीक है, उस पे बनाते तब भी सही होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक बार आंसर मिला लें, ये कितना था क्वेश्चन नंबर 7x माइनस वाई माइनस प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस इतना एंड इतना। क्या कह रहा है, रेखाओं इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी जस्ट आपको हम बताए थे, शुरुआत जब किए थे इस चैप्टर का हम लोग, एक्सरसाइज 9.3 का, जब हम अभी जो शुरू किए थे क्लास, तो अभी हम बताए थे आपको क्या होता है, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 बट्टा में 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है, इसका मोड, ठीक। ये हमने पढ़ा था किसमें, एक्सरसाइज 9.1 में, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ये फार्मूला आता है एंगल फाइंड करने का, ठीक। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, given equation of lines are, क्या दिया हुआ है आपको, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें एंगल फाइंड करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, उसके स्लोप की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको m1 और m2 फाइंड करनी होगी, तो m1 और m2 कहाँ से निकलेगा, इसी दोनों इक्वेशन से ही तो निकलेगा। या देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर -√3x प्लस में 1, इसीलिए m1 बराबर क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ देखिए
या √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x+1, या y इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/√3, x प्लस में 1/√3। सो m2 बराबर कितना हो गया, -1/√3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, हमें m1 और m2 का वैल्यू फाइंड हो गया, तो क्या होगा, एंगल निकालने के लिए हमें उस फार्मूला का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, इसका मोड। या देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू कितना, m2 का वैल्यू -1/√3। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√3, बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 प्लस। यहाँ देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो एक हो जाएगा √3 या गुना 1 बट्टा में √3। ठीक है, अब देखिए यह √3 कैंसिल हो गया। या देखिए कितना मिल गया हमें, tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसका ऊपर में तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना जी, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, √3, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, -1, अब प्लस में √3 गुना करेंगे तो 3 मिल जाएगा, बट्टा में कितना हो गया, बट्टा में आ गया 1 + 1, 1 + 1। अब आइए, या देखिए कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बट्टा में √3, होल बट्टा 2 था तो गुना में 1/2 हो जाएगा क्या। हाँ, ये √3 तो नीचे ही रह जाए, ये 2 तो नीचे ही रह जाएगा क्योंकि इसके ये हॉल बट्टा वाला था क्या। अब देखिए तो मोड तो लगा हुआ ही रहेगा, ये 2 कैंसिल हो गया। या देखिए tan थीटा बराबर कितना हो गया, मोड 1/√3। अब यहाँ मोड लगा हुआ है, इससे अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ दो तरह की यह वैल्यू दे सकती है, एक तो प्लस में एक माइनस में। ठीक है, या tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री और tan 150 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, प्लस वाला वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, और tan 150 डिग्री का कितना होता है, -1/√3 होता है। ठीक है, तो इसी को अगर पाई के रूप में लिखें, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 हो गया, यह कितना हो गया, 5π/6 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4 1 इंटरसेक्ट द लाइन इतना एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। ठीक है, मतलब बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा और रेखा इतना को समकोण पर काट प्रतिच्छेदित करती है, तो H का वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए समकोण वाली बात आ गई, तो m1 गुना m2 बराबर -1 होता है। फोर परपेंडिकुलर हमने क्या पढ़ा है, फोर परपेंडिकुलर लाइन हमने पढ़ा है m1 गुना m2 बराबर -1, यही तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यह कंडीशन लाने के लिए हमें m1 और m2 का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब देखिए स्लोप ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इज क्या है, 7x - 9y
-19 इज इक्वल टू 0, या इसी को लिख सकते हैं 9y इज इक्वल टू 7x माइनस 19, या y बराबर कितना हो जाएगा 7/9x माइनस 19 बट्टा में 9। तो x, अब हमें m1 का वैल्यू निकल गया, इसीलिए m1 बराबर कितना हो जाएगा 7/9। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट्स जो हमको दिया हुआ था, again slope of line which passes through the points कितना H3 and 4 1, H3 and 4 1 इज क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले m1 ले चुके हैं, तो m2 बराबर क्या होता है, अगर दो बिंदु दिया हुआ हो तो उससे हम स्लोप निकालते हैं कैसे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। यह फॉर्मूला अभी जस्ट आपको हम रिवीजन करवा दिए थे। तो अब देखिए ये हो गया m बराबर, तो m2 बराबर यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 है तो 1 - 3 बट्टा में 4 माइनस h। ठीक है, या m2 बराबर कितना हो गया -2 बट्टा में 4 h। ठीक है, अब देखिए according to question question these lines are perpendicular to each other so क्या हो जाएगा m1 गुना m2 बराबर क्या हो जाएगा -1। या देखिए m1 का वैल्यू हमें कितना आया है 7/9 गुना में m2 का वैल्यू कितना आया है -2 बट्टा 4 h इज इक्वल टू -1। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमें h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। या देखिए कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 -14 बट्टा में 9 चौका 36 -9h इज इक्वल टू -1। ठीक है, या देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा -36 माइनस माइनस प्लस 9h इज इक्वल टू -14। ठीक है, या देखिए कितना हो गया 9h इज इक्वल टू -14, इसको इधर लेके चले जाएंगे प्लस में 36, या 9h इज इक्वल टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 2 22, या h इज इक्वल टू कितना हो गया 22 बटा में 9, 22/9। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, h का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.25 घंटा के आसपास हो चुका है, अगर और अभी आधा ही क्वेश्चन बना है, 9 क्वेश्चन ही बना है, टोटल शायद 17 क्वेश्चन है, 17 या 18 क्वेश्चन है। तो हम लोग और सारे क्वेश्चन जो है आधा क्वेश्चन क्या करेंगे अब अगले वीडियो में देखेंगे, उसको समझेंगे। मेरा मानना है कि क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन तो आप खुद ब खुद भी बना लेंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से अगले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। जहां दिक्कत होगी आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी को जाकर के पुनः पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप इस तरह से बार बार ट्राई करेंगे, एक बार नहीं, एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 3 बार में बनेगा, चौथा बार तो निश्चित ही बन जाएगा आपको। अगर आप 4 बार थ्योरी को रिवीजन कर लेते हैं, जो हम प्रूफ बताए हुए हैं आपको,
वो सारा रिवीजन कर लेते हैं तो चौथा बार में तो निश्चित ही बनेगा। वैसे तो बन तो जाना चाहिए एक ही बार में, ठीक। अगर आप थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं तो आपको जो है सो चौथा बार में तो निश्चित ही बनना है। इसीलिए आप पहले प्रयास करेंगे खुद से बनाने का। अगर फिर नहीं बना तो फिर तो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे ही, उसमें आप देख के बना लेंगे। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।